जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग में इस बात का अध्ययन करेंगे कि मुद्रा की मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप एक बुक में तो अंडरलाइन करिए ही, साथ ही कॉपी में भी लिखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि 55 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। रेड कलर से जो अंडरलाइन है वो क्वेश्चन है और जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है वह आंसर है। तो आप भी 2 कलर के पेन लेकर अंडरलाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। तो मुद्रा की मांग सौदों के संचालन के लिए की जाती है। अब ये सौदे क्या होते हैं? आपको कोई वस्तु खरीदना है तो आपको किसकी ज़रूरत होगी? पैसों की। आप पैसे देंगे और बदले में क्या करेंगे? वस्तु ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक सौदा। सौदों का मूल्य किससे तय होता है? तो सौदों के मूल्य लोग कितना द्रव्य अपने पास रखते हैं, यानी लोगों के द्रव्य मीन्स होता है धन। लोगों के पास धन ज़्यादा होगा तो वो सौदा ज़्यादा कर पाएंगे। अगला है कि अधिक सौदे, मतलब सौदे जितने अधिक होंगे द्रव्य की मांग यानी धन की मांग भी क्या होगी? उतनी अधिक होगी। जितने ज़्यादा सौदे होंगे द्रव्य की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि सौदों की मात्रा आधारित होती है। सौदों की मात्रा किस पर आधारित होती है? आय पर। मतलब यदि आपकी आय ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? अधिक सौदे करेंगे। अगर आपकी आय कम है तो आप क्या करेंगे? कम सौदे करेंगे, कम वस्तुएं खरीदेंगे। अब जैसे ही आपकी आय में वृद्धि होती है तो आप क्या करेंगे? आय में वृद्धि होने पर क्या होता है? आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं क्योंकि उससे आपको ब्याज प्राप्त होता है। अब लोग कितना पैसा या कितना रुपए अपने पास रखेंगे यह किस पर निर्भर होता है? यह ब्याज की दर पर निर्भर होता है। देखिए, एक बैंक है और बैंक जो है ब्याज इंटरेस्ट जो है ज़्यादा दे रही है, तो आप क्या करेंगे? अपना पैसा जो है वो बैंक में जमा कर देंगे। अपने पास नकद के रूप में पैसा कम रखेंगे क्योंकि आपको ब्याज मिल रहा है। तो यही बात इसमें कहा गया है कि ऊंची ब्याज की दर होने पर मुद्रा की मांग क्या हो जाती है? गिर जाती है। मुद्रा की मांग गिर जाती है यानी आप अब मुद्रा की मांग नहीं करेंगे। आपके पास जो ऑलरेडी पैसा है वो आप इंटरेस्ट के लिए बैंक में जमा कर देंगे। एक बार और देखते हैं। इसको एक फ्लो चार्ट से बताया गया है। इस फ्लो चार्ट से भी आप ये पूरा पैराग्राफ याद कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में आपको बताया गया है कि डिमांड फॉर मनी यानी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रांजैक्शन जितने अधिक होंगे डिमांड फॉर मनी यानी मुद्रा की मांग क्या होगी? उतनी अधिक होगी। ट्रांजैक्शन मीन्स सौदों। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सौदे। यदि आप ट्रांजैक्शन अधिक करते हैं तो आपको मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यदि आपकी वाई मीन्स होता है आय, यदि आपकी आय अधिक है, आय में जब भी वृद्धि होती है तो आप आय को कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। बैंक में क्यों जमा करते हैं? जिससे कि आई फॉर इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो। अगर इंटरेस्ट की रेट अधिक होगी, इंटरेस्ट ब्याज की दर अधिक होगी तो डिमांड फॉर मनी यानी मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोग अपना पैसा बैंक में जमा रखेंगे अपने पास डिमांड फॉर मनी के रूप में। अपना पैसा अपने पास कैश के रूप में नहीं रखेंगे। चलिए अब हम मुद्रा की पूर्ति को देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या शामिल होता है? एक तो शामिल होता है नकदी, मतलब जनता के पास जो नकद धन राशि होती कैश वह, और दूसरा बैंक जमा है, बैंक के पास जो जमा है। तो मुद्रा की पूर्ति में क्या शामिल होता है? C+B। C मीन्स कैश, जनता के पास नकद, और B मीन्स बैंक की जमाएँ शामिल होती हैं। अब मुद्रा की पूर्ति करने वाली जो है उसको नियंत्रित करने वाली और हमारी बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करने वाली 2 संस्थाएं होती हैं। एक तो केंद्रीय बैंक होता है और दूसरा व्यावसायिक बैंक होता है। केंद्रीय बैंक का अर्थ होता है कि जो किसी देश का प्रमुख बैंक होता है, जो अन्य सभी बैंकों को नियंत्रित करता है और अन्य कई प्रकार के कार्य करता है।
अब हमारी केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, अब क्वेश्चन यही आता है कि केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य होते हैं वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। तो आपको सब काम पता होंगे तो आप पता लगा लेंगे कि यह उसका काम नहीं है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मुद्रा का निर्गमन का कार्य भारत में कौन करता है? तो रिज़र्व बैंक करती है या केंद्रीय बैंक करती है। अब केंद्रीय बैंक का काम होता है कि वह मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना का मतलब है कि बाज़ार में कितनी मुद्रा कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, इस पर नियंत्रण कौन रखता है? रिज़र्व बैंक रखती है। कैसे रखती है? पहला है बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? कि ये है आपकी आरबीआई और ये है आपकी वाणिज्यिक बैंक, जैसे एसबीआई वगैरह आप जिन बैंकों को देखते हैं वह बैंक। अब बैंक दर क्या होती है कि आपको अगर ऋण चाहिए है तो आप किससे लेंगे? बैंक से, तो वो ब्याज दर होगी। और बैंक को ऋण चाहिए है तो वह किससे लेगी? आरबीआई से, तो वह क्या हो जाएगी? बैंक दर हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि बैंक दर बढ़ जाए तो ब्याज दर क्या होगी? ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार बैंक दर के द्वारा जो है आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। और कैसे नियंत्रित करती है? कि खुले बाज़ार की क्रियाएं। अब ये खुले बाज़ार की क्रियाएं क्या होती हैं? कि एक पत्र होता है, सरकारी प्रतिभूति होती है, और आरबीआई जो होती है वह इस प्रतिभूति को बेच भी सकती है और ख़रीद भी सकती है। जैसे आप लोगों ने इंदिरा विकास पत्र वगैरह देखे होंगे। तो जब खुले बाज़ार में आरबीआई इन प्रतिभूतियों को बेचती है और ख़रीदती है तो उसे हम क्या कहते हैं? खुले बाज़ार की क्रियाएं। मान लीजिए कि बाज़ार में रुपए बहुत अधिक हैं। अब आरबीआई क्या चाहती है? कि ये कम हो जाए। अब कम हो जाए का मतलब क्या है? कि ये पैसे जो हैं वो आरबीआई के पास पहुंच जाएं। तो वो क्या करेगी? ये प्रतिभूति को बेचेगी। तो जनता जो होगी वो प्रतिभूति को खरीद लेगी और बदले में आरबीआई को धन दे देगी। तो बाज़ार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। अब आगे है कोष अनुपातों में परिवर्तन। कोष अनुपात क्या होता है? कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये जो है वो एक बैंक में जमा किए। अब बैंक क्या करेगी? इस 100 रुपये में से 10 रुपये जो है वो आरबीआई के पास जमा कर देगी। अब अगर मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कैसे करेगी? कि आरबीआई इस 10 रुपये को परिवर्तित कर सकती है। अगर आरबीआई चाहती कि बाज़ार में मुद्रा कम रहे तो कहेगी 10 रुपये नहीं, आप 20 रुपये हमारे पास जमा करो। तो अब पहले बाज़ार में कितने रहते थे? 90 रुपये। अब 20 रुपये जमा होने लगेंगे तो बाज़ार में कितने रुपये रहेंगे? 80। पूर्ति कम हो जाएगी। अगला है आपका कोषानुपात में परिवर्तन। यानी आपको क्वेश्चन रहेगा कि आरबीआई जो है वो मुद्रा की पूर्ति को किन किन उपायों से नियंत्रित करती है? तो बैंक दर, खुले बाज़ार की क्रिया, कोष अनुपात में परिवर्तन करके। अगला क्वेश्चन है आपका कि सरकार का बैंकर कौन है? तो आंसर है आरबीआई। विदेशी कोषों का संरक्षक कौन है? आरबीआई। अब ये विदेशी कोष क्या होते हैं? कि हमारे देश में आरबीआई जो है उसके पास एक कोष होता है जिसमें सारे जो है विदेशी मुद्राओं को संरक्षित रखा जाता है। तो उनके संरक्षण का कार्य किसका है? आरबीआई का है। अगला जो आरबीआई मुद्रा की पूर्ति करती है वह मुद्रा 2 लोगों के पास रहती है। या तो वह मुद्रा जनता के पास होगी या फिर मुद्रा किसके पास होगी? व्यापारिक बैंकों के पास होगी। तो जनता के पास जो करेंसी होती है और व्यावसायिक बैंकों के पास जो मुद्रा होती है उसे हम कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया?
कि उच्च शक्ति मुद्रा में क्या शामिल होता है, जनता के पास करेंसी और व्यावसायिक बैंकों के पास मांग जमा है। अब उच्च शक्ति मुद्रा को और क्या कहते हैं? उच्च शक्ति मुद्रा को हम कहते हैं रिजर्व द्रव्य या मौद्रिक आधार। अब यह जो है शाख निर्माण का आधार होता है। अब ये शाख निर्माण क्या होता है? यानी जो बैंक होती हैं वो जनता को ऋण प्रदान करती हैं, तो ये ऋण जो है उच्च शक्ति मुद्रा के आधार पर ही प्रदान करती है। यानी बैंक के पास यदि उच्च शक्ति मुद्रा अधिक है तो लोगों को शाख निर्माण वह अधिक कर सकती है ऋण देकर। अगर उच्च शक्ति मुद्रा कम है तो वह शाख निर्माण कम कर सकेगी। चलिए अब हम व्यावसायिक बैंकों का अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक बैंक यानी जिन बैंकों में आप दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे SBI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अधिकांश बैंक के जो आप देखते हैं वे व्यावसायिक बैंक के हैं। अब ये जो व्यावसायिक बैंक होती हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि आप गए अपना पैसा लेकर तो ये इसको जमा कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को ज़रूरत होगी उसको ये पैसा क्या करेंगे, ऋण के रूप में दे देंगे। अब आप अपना पैसा बैंक के पास रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए कि वो इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। अब बैंक जिसे ऋण देगा उससे इंटरेस्ट लेगा। मान लीजिए उसको 10% पर लोन दे रहा है, यानी 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5% क्या है, बैंक का लाभ है। इसीलिए बैंक काम कर रही है। तो इन दोनों ब्याज दरों के बीच में जो अंतर होता है, यानी बैंक जो ब्याज अपने जमाकर्ताओं को देती है और जो ब्याज अपने जिनको ऋण देती है उनसे लेती है, उन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, स्प्रेड। तो आपका क्वेश्चन हो गया कि दिए जाने वाले उधार और लिए जाने वाले उधार की जो ब्याज दर होती है, या बैंक जमा पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दर और बैंक के ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर के अंतर को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा स्प्रेड कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और उधार प्रदान करना, और उपरोक्त दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। अब इसमें एक आपकी बुक में कहानी दी है कि एक लाला है और वह अमीर व्यक्ति है, तो उसके पास गांव के सभी लोग क्या करते हैं, अपना सोना रख देते हैं कि अपने पास रखने पर सोने की सुरक्षा की समस्या है, इसलिए वे ये अपना सोना लाला के पास रख देते हैं। लाला इसके बदले में सोना रखकर उन्हें एक रसीद दे देता है कि इतना इतना सोना जमा है। बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये जो बाज़ार था उसमें लाला की ये रसीद ही चलने लगी, तो लोग सोने के बदले में इस रसीद से ही व्यापार करने, मतलब अपने काम की वस्तुएं खरीदने लगे। अब लाला के पास मान लेते हैं कि 100 स्वर्ण मुद्राएं जमा हो गई। अब एक व्यक्ति लाला के पास आया और उसने कहा कि मुझे ऋण दे दो, कितना, 25 स्वर्ण मुद्राओं का। तो लाला ने क्या किया कि ये जो 25 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण इस व्यक्ति को दे दिया, ये 100 में से 25। तो अब बची लाला के पास कितनी स्वर्ण मुद्रा, 75। अब इस व्यक्ति ने ऋण लेकर ये पैसा जो है दूसरे व्यक्ति को दे दिया, और ये जो दूसरा व्यक्ति था इसने सोचा पैसा अपने पास रखने से अच्छा ये है कि लाला के पास रख दो। तो इसने ये जो 25 स्वर्ण मुद्राएं इसके पास आई थी वापस इसने लाला को जमा कर दी, यानी लाला के पास अब फिर कितनी मुद्राएं हो गई, 75 और 25 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब 100 स्वर्ण मुद्राएं तो इसने अपने ग्राहकों की जमा की थी और 25 स्वर्ण मुद्राओं का इसने ऋण दिया, यानी लाला के पास अभी टोटल कितनी मुद्रा जो है सृजित हुई, 100 तो उसको जो इनकी जमा है वो, और 25 का उसने ऋण दे दिया, वो अभी वो उन व्यक्तियों से वापस लेगा जिससे उसने ऋण दिया है, यानी लाला के पास 125 स्वर्ण मुद्राएं हो गई, जबकि स्वर्ण मुद्राएं वास्तव में कितनी हैं, 100 हैं।
यानी 25 स्वर्ण मुद्राएं लाला ने सृजित कर ली। इसी प्रकार क्या होता है, बैंक का काम भी होता है। बैंक का काम क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, आपके पास जो भी अतिरिक्त कोष होते हैं, अतिरिक्त कोष का मतलब जो अतिरिक्त पैसा होता है वो आप क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक क्या करता है, आपको इस पर कुछ ना कुछ ब्याज देता है और जिनको उधार देता है उनसे ब्याज लेता है। आपके पैसे बैंक में जमा है तो उसके आधार पर आप चेक, ड्राफ्ट आदि जारी कर सकते हैं और इस पैसे के आधार पर ही बैंक मकान खरीदने और अन्य कई कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। अब मान लीजिए कि आप बैंक के पास गए और आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, तो क्या बैंक 100 रुपये का ही दूसरे व्यक्ति को ऋण देगी? नहीं। बैंक क्या करेगी, 100 रुपये में से 10 रुपये अपने पास रख लेगी और 80 रुपये का ऋण देगी। ये 10 रुपये क्यों अपने पास रखे? क्योंकि हर 100 रुपये पर वो 10 रुपये अपने पास रखती जाएगी, तो यदि बाद में कोई पैसे निकालने आया तो वह ये जो कोष है इसमें से ऋण प्रदान कर सकती है। ये जो कोष है, जो लोग पैसे लेने आएंगे, ये जो सुरक्षित कोष है इसमें से वह भुगतान कर देगी और ऋण का पैसा उसने दे दिया है। तो इस प्रकार बैंक की गतिविधियां संचालित होती हैं। तो बैंक जितना ज़्यादा से ज़्यादा उधार देती है उतना ही वह साख का सृजन कर लेती है। तो इस प्रकार ये आप लाला की कहानी के माध्यम से बैंक के कार्य को समझाया गया है।